नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग न्यूज पर आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और लगातार इस पूरे मामले पर काफी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका मोहसिन जी ब्रेकिंग ट्यूब थैंक पर। यू। जो ये विषय है, मुझे लगता है देश में आपसे बेहतर कोई केस स्टडी नहीं हो सकती। एक मुतवल्ली के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, एक आम व्यक्ति के तौर पर भी आपने वक्फ बोर्ड के अंदर का भ्रष्टाचार देखा है, झेला है, और फिर इसकी फाइलें सीबीआई की सुपुर्द करने की भी कवायद में आप शामिल रहे। तो अब जब वक्फ को लेकर के एक बड़ा फैसला, एक बड़ा अमेंडमेंट बिल संसद से पास हो गया है, आज देखने को मिला कई सारी जगहों पर इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समाज की ओर से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया गया। अब आप लोग इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये अमेंडमेंट मुस्लिम समाज के लिए किस दिशा में ले जाने वाला है? देखिए, ये इतिहास में पहली बार ऐसा अमेंडमेंट आया है। 2025 का जो एक्ट बन गया है, मुस्लिम वक्फ का जो एक्ट बना है, अमेंडमेंट को लेकर आए 13 के ऊपर 2024 का जो पेश करके 25 में हम एक्ट लेकर आए हैं। आप ये मानकर चलिए कि इससे आने वाला मुस्तकबिल हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों के लिए और अच्छा कुछ नहीं हो सकता था जो आदरणीय मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि आपको पता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए थे वक्फ बोर्ड। क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को सबसे ज्यादा खुर्द बुर्द करने का काम 2013 के बाद शुरू हुआ। 2013 का अमेंडमेंट जो कांग्रेस लेकर आई, उसमें एक सेक्शन क्लॉज कुछ ऐसे डाले गए जिसके चलते उनको अपार शक्तियां मिली। मनमाने तरीके से उन्होंने मुतवल्ली अपॉइंट किए, मुतवल्ली रिमूव किए। कई वक्फ की प्रॉपर्टियां, लाखों की तादाद में वक्फ की प्रॉपर्टियां उत्तर प्रदेश भर में अपने अंदर दर्ज की, और लाखों की तादाद में नहीं तो हजारों की तादाद में वक्फ की संपत्तियां डिलीट कर दी उस एक्ट का सहारा लेते हुए। क्योंकि ये गैर संवैधानिक था। क्योंकि जो वक्फ की प्रॉपर्टी एक बार वक्फ हो जाती है वो वक्फ हो जाती है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये जो गुमराह करने का काम कर रही है एजेंसियां, और या जो कुछ धर्मगुरु आपको दिख रहे हैं, कुछ मुस्लिम नेता दिख रहे हैं, ये टूल किट है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के जो क्षेत्रीय दल हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां अगर आप देखें तो अवनीश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी शहर लखनऊ में अगर आप जाएंगे तो कई जगह मॉल बने हैं, कई जगह हॉस्पिटल बने हैं वक्फ की संपत्तियों पर। निजी अपने फायदे के लिए जो वहां के मुतवल्ली हैं या जिनका कब्जा है, वो आराम से बैठकर मालिकाना कब्जे के तहत वहां पर अपने काम और अपने जेब भर रहे हैं। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा था। इसीलिए अमेंडमेंट के खिलाफ आवाज उठ रही थी। और जब हमने 2017 में चार्ज लिया था तो हमें चूंकि पहले से पता था वक्फ बोर्ड के बारे में, और बहुत सारे लोगों को, पीड़ित लोगों को मैंने सुना था कि वो बेचारे बैठे हैं, अलल औलाद वक्फ है तो उनको हटा के अपने किसी आदमी को बिठा देंगे, उनसे छीन लेंगे। तो ये मनमाना तरीका जो वक्फ बोर्ड का था, उसको खत्म करने के लिए और गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए, और उन लोगों को प्रॉपर्टियां वापस दिलाने के लिए जिनकी प्रॉपर्टी धारा 40 के तहत जबरदस्ती दर्ज की गई या सरकारी संपत्तियां वक्फ में दर्ज की गई, और उसका फायदा कुछ चंद लोगों ने उठाया। इससे तमाम हमारे जो देश के मुसलमान गरीब हैं उनके ऊपर, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं था कि वक्फ क्या चीज होती है। ये तो कुछ लोगों को पता था। ये 200-400 लोग पूरे देश में वक्फ के खेल में शामिल थे और इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम सब ने लगातार मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ की जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टियां और जिसकी आवाज उठी थी, अब वही संगठन, देखिए अब आपको बता रहे हैं, जो संगठन तब आवाज उठा रहे थे, जो धार्मिक संस्थाएं और या कुछ धर्मगुरु आवाजें उठा रहे थे, आज इस बिल का विरोध करते दिख रहे हैं आप। जब वो हमारे पास आते थे तो हमसे कहते थे कि साहब हमें न्याय दिला दीजिए। जब ये सरकार ने न्याय गरीबों के लिए किया, गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए ये काम आदरणीय मोदी सरकार ने किया और ये अमेंडमेंट हम लेकर आए, तो अब क्या है, अब चूंकि वो भी जद में आ रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने भी उन प्रॉपर्टियों का दुरुपयोग किया हुआ है या अपने निजी इस्तेमाल के लिए और अपने निजी फायदे के लिए उन प्रॉपर्टियों को सारे ही जितने धर्मगुरु या कुछ मुस्लिम नेता उनके पास में है, तो वो परेशान हो रहे हैं कि अब ये हमको इसका जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। अब मुतवल्ली नामित करेगी सरकार। अब वो कोई मुतवल्ली वैसे नहीं बनेगा। जो अलग खैर की प्रॉपर्टियां होंगी, जो जनरल वक्फ होंगे, उसके अंदर ये एक्ट की कॉपी है मेरे पास में, इसको कोई पढ़ नहीं रहा है। हम आपको इसकी पीडीएफ अभी भेजेंगे। इसमें सारे क्लॉज दिए हैं, कोई भी चीज छूटी नहीं है इसमें। और ये सबसे अच्छा अब तक का मुस्लिम कल्याण का वक्फ का
अमेंडमेंट आया है जिससे कि मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट बन गया है आज। अब ये एक्ट बन गया है, लिहाजा पर इससे फायदा होगा। पर संसद में तो लोग ये कह रहे थे कि इतिहास में इसको काला दिन माना जाएगा। वो ये इस हाँ, मुद्दे को लेकर के बार बार उठा रहे थे कि जो ट्रिब्यूनल या और भी जो भी संस्थाएं इनको कंट्रोल करेंगी, उनमें नॉन मुस्लिम लोगों को डालने की साजिश की जा रही है। एक तो ये मुद्दा, दूसरा उन संपत्तियों को जिनको कथित तौर पर उनका आरोप है कि अवैध घोषित करते हुए ये बता दिया जाएगा कि ये जमीन न ही वक्फ की है ओरिजिनली और न ही किसी व्यक्ति के, लिहाजा सरकारी है, अब इसको सरकार एक्वायर कर लेगी। तो ये यहां तक कि उदाहरण के तौर पर आपके पड़ोस के जिले लखीमपुर खीरी का मैं उदाहरण दूं, यहां बताया जा रहा है करीब 60% से ज्यादा जो वक्फ के कंट्रोल में प्रॉपर्टीज हैं वो सरकारी संपत्तियां हैं और उनको वक्फ ने कंट्रोल कर रखा है। अब तो फिर उन संपत्तियों का क्या होगा? इस पर एक विवाद नया नहीं जन्म लेगा क्या? नहीं, देखिए क्या है ना, विपक्ष के लोग काबिज थे इनके ऊपर, क्योंकि इन्हीं के नेताओं को ही तो ये लोग लाते थे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड को जब अपार शक्तियां दी कांग्रेस ने 13 के अमेंडमेंट में, तो जितने भी अध्यक्ष बने या जितने भी मेंबर सदस्य बनते थे, वो यही लोग तो बंदर बांट करते थे ना वक्फ की प्रॉपर्टियों का, कि कुल मिला के 20-25 लोग सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में हो गए उत्तर प्रदेश में। तो जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, उन संपत्तियों को लूट मचाई उन्होंने, किसी को दे दी, अपने रिश्तेदार को, नातेदार को। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम रिश्तेदारों के पास, तमाम पुराने सदस्यों के पास में वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। ऐसे ही तमाम कुछ अभी धर्मगुरु जो काली पट्टियां बांधकर घूम रहे हैं, इनके पास भी वक्फ की संपत्तियां हैं। तो यहां से जो पैसा आता है उन संपत्तियों से, जो उनको धन मिलता है और उनके रिश्तेदारों को मिलता है, उनके बच्चे तो लंदन अमेरिका में पढ़ लेते हैं या अच्छे स्कूलों में, या बड़े बड़े घर बना के रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ऐसे नेताओं को तो मोहसिन भाई बीजेपी ने भी बहुत पाला पोसा है। वसीम रिजवी उदाहरण है, जफर फारूकी उदाहरण है। ये हर सरकार में कहा है, बैठे रहे, आपकी नहीं नहीं सरकार नहीं, में नहीं बैठे। ये कोई हमारे यहां से नहीं, ये सब समाजवादी पार्टी के थे, ये समाजवादी पार्टी के थे। वसीम रिजवी की बात कर रहे हैं, वो तो आजम खां का आदमी था। अपने को बचाने के लिए हमारे तमाम गरीब मुसलमान भाई बहनों को गुमराह करने का काम जैसे सीए एनआरसी में किया, जैसे ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लाए उसमें किया, जैसे आप देखें धारा 370 हटी थी तो कहा खून की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर पर फैसला आएगा तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं। शक्ल सूरत से ये धर्मगुरु लगते हैं, लेकिन ये सब नेता हैं। अंदर से इनके बारे में पता कर लीजिए, ये सब नेता हैं। और कुछ चंद जो हमारे मुस्लिम समाज के नेता हैं उनके पास है। तो ये संपत्तियां सारी के सारी मुसलमानों की छीनी तो आपने है, तो इसीलिए इनको डर लग रहा है कि हम अब ये सब छीन ली जाएंगी, तो इनसे वापस ली जाएंगी। ये अपने मुस्लिम समाज को कह रहे हैं कि सब छीन ली जाएंगी, नहीं, हम बता रहे हैं ये सब लेकर इसको हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे हम। अभी ये इंग्लिश में है तो इनकी समझ में कम लोगों को आ रहा है, इसको हिंदी का भी कराएंगे हम लोग, और करा के हम इसको बाकायदा लोगों के बीच में जाएंगे कि इसको पढ़िए और इनसे पूछिए इसमें क्या गलत है। वो ये कह रहे हैं कि ये काम तो आपको ईद से पहले करना चाहिए था, पहले लोगों को संतुष्ट करना, हमने बताया है, बिल लाना चाहिए था। ये तो गुमराह करने के लिए हर बार खड़े होंगे, चाहे हम कितना लोगों के बीच। भाई लगभग 1 करोड़ लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, 1 करोड़ लोगों ने अपने सुझाव दिए, उनसे बातें हुई। तो 1 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? 1 करोड़ लोगों से बात हुई है पूरे देश में, लगभग 98 लाख लोगों से। तो 98 लाख लोगों से बात करना, इतनी चर्चा होना जेपीसी की सदन में, तब ये लेकर आए हैं, क्योंकि ये वाला जो 13 का अमेंडमेंट था, इसी में सारी संपत्तियों की लूट करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया था सबको। और ये किसकी संपत्ति लुटवा रहे थे, और लूटने वाले कौन लोग थे? जो आज काली पट्टी बांध के घूम रहे हैं। आप जाइए ना, आपको तो पता है, लखनऊ में इनके पास आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो ये वक्त की संपत्ति पे बैठे मिलते हैं, इनसे बात करने जाइए तो इमामबाड़े में बैठे मिलेंगे, दरगाह में बैठे मिलेंगे, ईदगाह में बैठे मिलेंगे। तो ये किसकी संपत्तियां हैं? ये मुस्लिम वेलफेयर के वक्त की संपत्तियां हैं, जो ये अपनी मालिकाना समझ के बैठे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जो धर्मगुरु या इनका चोला पहने बैठे हैं वो सारे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं क्या? बिल्कुल शामिल है, एकदम शामिल है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि 5 लाख रुपए की कवर कौन बेच रहा है? कौन अपने यहाँ जो है मैरिज हॉल चला रहा है? कौन अपने यहाँ हॉस्पिटल बना रहा है वक्त की संपत्तियों पर? क्या इसका 1 भी रुपया गरीब मुसलमान को दान हो रहा है? क्या उनका वेलफेयर इससे हो रहा है? अपनी जेबें भर रहे हैं लोग, और आज से नहीं भर रहे हैं, जमाने से भर रहे हैं। तो हिसाब किताब तो देना होगा भाई। आपको कोई अकाउंटेबिलिटी तो थी नहीं। वक्फ बोर्ड कहता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉई है वो कहते हैं कि मुझे
40-40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है कि आप घर देखिए तो हर घर में, हर कमरे में एयर कंडीशन है, नीचे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, 3 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान बने हुए हैं सबके, तनख्वाह नहीं मिलती है। अरे भाई, आप इतनी लूट कर रहे हैं, तनख्वाह की आपको जरूरत क्या है? आप तो लूट के फेंक रहे हैं सारी संपत्तियों को। धर्मगुरुओं को प्रॉपर्टी डीलर बनने की जरूरत क्यों पड़ गई मोहसिन भाई? मैंने कहा इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर। अरे भाई, वक्त की प्रॉपर्टियां लोगों ने प्लॉटिंग करी। आपने देखा, अक्सर बयान आप पढ़ते होंगे कि अब हम चाहते हैं कि वहां फला जगह आ जाए सारे गरीब मुसलमान और हम उनको जो है वक्त की प्रॉपर्टी प्लॉट करके देंगे। तो आपकी मिल्कियत थोड़ी जो आप देंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। और देना कुछ नहीं होता है, बल्कि उनसे लेना होता है। एक धर्मगुरु हैं, उन्होंने प्लॉटिंग करी है यहाँ पे वक्त की प्रॉपर्टियों की, आप चले जाइएगा, हम आपको नाम भी दे देंगे, पता भी दे देंगे, और वहां लोगों से पूछिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए प्लॉट बेचा गया। पर वो आपकी नीयत पर शक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिया नहीं, आपका संसद में, लोकसभा के अंदर कोई मुस्लिम सांसद नहीं, राज्यसभा के अंदर केवल एक सांसद है, और ऐसे में जब आप रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं दे रहे हैं, उनके अधिकारों की चिंता कर रहे हैं, उनके अधिकारों का फैसला कर रहे हैं, और आप ये और तो सरकार उनके का धर्म के अंदर लोगों को बिठा रहे हैं। ये सरकार का दायित्व होता है। और इसमें धर्मगुरु का भी खाना दिया है और 2 मुस्लिम बहनों का भी खाना दे दिया है। अब वो कुछ नहीं कह सकते। ये जो नया बोर्ड अब बनेगा उसमें सब दे दिया है। एक धर्मगुरु भी रहेगा और विधि के जानकार भी रहेंगे, बिजनेस के जानकार भी रहेंगे, कि ताकि उनकी आमदनी, आप पढ़िएगा तो पढ़े तो पहले, पढ़ना नहीं चाह रहे, खाली लोगों से बात करके डिबेट करके गुमराह कर रहे हैं। और ये हमारे को कह रहे हैं, कि हमारे लोग नहीं है, सदन में नहीं है, लेकिन सदन चिंता कितना कर रहे हैं हमारे नेता और हमारी सरकार कि इनका वो वेलफेयर हो। जिनकी सरकारें थी उन्होंने इनका वेलफेयर क्यों नहीं किया, ये बताएं ना। ये संपत्तियां वक्त की इन्होंने क्यों लूटी? तो इस बात की उम्मीद की जाए कि जो सिफारिश आप लोगों की सरकार ने 2017 की सरकार ने की थी सीबीआई जांच की, वक्फ घोटाले की, वो जांच आगे बढ़ेगी, उसमें एफआईआर होगी, उसमें लोग जेल जाएंगे, क्योंकि वो मामला भी लंबे समय से पेंडिंग है। नहीं, उसमें एफआईआर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, उसमें एफआईआर है। उसमें वसीम रिजवी के खिलाफ भी एफआईआर है और उसमें अनियमितताओं की जांच सुन्नी वक्फ बोर्ड की भी है। तो 2 एफआईआर हैं और अनियमितताओं की जांच है दोनों वक्फ बोर्ड की। तो वो सीबीआई के पास में है और सीबीआई उसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब एक नया अमेंडमेंट के साथ में, एक नए ऊर्जा और नए कानून के साथ में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और सबको दूध का दूध और पानी का पानी साफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों का बहुत बड़ा कल्याण होगा। जिनकी जमीनें वक्फ में जबरदस्ती दर्ज हो गई थी उनको न्याय मिलेगा, और जो सरकारी संसाधनों पर ये बताते थे अपना हक, वो वापस आएंगी सरकार के पास में, क्योंकि इन्होंने अपने कब्जे में रखने के लिए ये सब घालमेल जो है कांग्रेस और उनके जो मिली जुली सरकार के दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या कुछ समय के लिए बहुजन समाज पार्टी रही हो, ये सारे लोगों ने मिलकर लूट मचाई उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। तो इसलिए अब ये बचने वाले नहीं। असदुद्दीन साहब, वहां पे हैदराबाद की भी शिकायतें आती हैं, हैदराबाद के लोग यहां शिकायत करने आते हैं कि साहब हमको, लोगों को हमारी वक्फ की संपत्ति छीन ली है। आप ये बताइए, किसी का फैमिली ट्रस्ट आप कैसे छीन सकते हैं? हमने तो इस प्रोविजन में कानून दिया है कि जो फैमिली ट्रस्ट है वो फैमिली वक्फ ही रहेगा, और वक्फ में किसी तरह का कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग वक्फ बोर्ड में कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है। ये चीज जो है ये जानबूझकर छुपा रहे हैं। ठीक है, तो मोहसिन भाई, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और खास तौर पर इस बात की उम्मीद करेंगे कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही सही गरीब, कमजोर, पिछड़े मुसलमानों का भला हो सके, और ये बात सिर्फ महज कागजी या महज कानूनी दांव पेच में उलझ करके न रह जाए जैसे दूसरे मुद्दे रह गए। धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।